मैंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने यूपीएससी के 4 अटैम्प्ट्स दिए, जिसमें मैंने 3 बार मेंस लिखा है और प्रीलिम्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई किया है। 2 बार मैंने स्टेट पीएससी मेंस भी लिखे हैं, एक बार हरियाणा का, एक बार राजस्थान का, और एक बार मैंने यूपीएससी का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद मैं 20-21 जुलाई को मैंने राजस्थान का मेंस दिया था, और मेंस देने के बाद डिसाइड किया कि भाई अब की बार एसएससी या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे मैथ रीजनिंग आती हो अच्छे से, मैं वो पेपर छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो 25 जुलाई से मैंने एसएससी की तैयारी चालू कर दी थी एकदम अच्छे से। 23 सितंबर को प्रीलिम्स दिया, और कुछ मेथड से और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से इंश्योर किया कि डिसेंट मार्क्स ले आऊँ। इसके साथ साथ मैंने बैंकिंग का भी पेपर दिया था, और अभी आईबीपीएस पीओ का जस्ट रिजल्ट आया, तो उसके इंटरव्यू की तैयारी चालू कर दी है। थोड़े दिन में उसका इंटरव्यू होगा, तो लेट्स होप क्या रिजल्ट रहते हैं। स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले पेपर में क्या सीक्वेंस फॉलो करना होता है। ये सीक्वेंस सब्जेक्ट वाइज होता है, 4 सब्जेक्ट है, मोस्टली लोगों ने डिसाइड कर रखा है। न्यू एस्पिरेंट्स अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख के आप भी अपना मोर और लेस डिसाइड कर लीजिए और उसको अपने पेपर में इम्प्लीमेंट करने लग जाइए। हम टाइम मैनेजमेंट का सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट 2 लेवल पे होता है, सब्जेक्ट लेवल पे, क्वेश्चन लेवल पे। सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट हमें कितनी देर में कंप्लीट कर लेना है, और क्वेश्चन लेवल जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था ये रूल। तो अगर आपको क्वेश्चन को समझ आ गया ना कि कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, तो आप उसको अलग अलग राउंड में आराम से टैकल कर लोगे। और ये टाइम मैनेजमेंट को सीख के हम आर्ट ऑफ स्किपिंग में लगाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं नहीं अटकने की निंजा टेक्निक। ये वाली टेक्निक कुछ रूल्स पे डिपेंड करती है। अगर मोटा मोटा बताऊं तो क्वेश्चन की लेंथ पे, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, एंड इवन हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं पेपर में, हमें इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। तो हमें नाक आँख खोल के पेपर करना होता है। और जो ये ऊपर वाली 3 चीज़ें हैं ये ज़्यादातर लोगों को पता होती है मोर और लेस, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो पेपर में ना कोई भी मॉक करते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं उसमें लगा नहीं पाते। तो ये लगाना भी आना चाहिए। तो इसके लिए अगर एक राउंड में कुछ मैं बताना चाहूँ तो आप ये कर सकते हैं। जो भी हम ये रूल्स सीखेंगे उनको प्रीवियस ईयर पेपर में लगाना, फिर लगा के लर्न करना कि आप कहाँ कहाँ क्या तो रूल आराम से लगा पाए। मतलब पेपर करने के बाद ना पेपर को एनालाइज करना है एक एक क्वेश्चन पे चलते हुए। थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 बार, लेकिन आप एक क्वेश्चन देखना और देखना कि क्या आप वो क्वेश्चन को अपने इस टेक्निक के अकॉर्डिंग कर पाए थे। कर लिया तो उसको टिक मार लो, नहीं किया तो उस पर गोल लगा के ये करो कि वहाँ पे आपने क्या गलती की। जो आपने अच्छे स्टेप लिए थे उनको याद रखना, जो आपने गलत स्टेप लिए थे उस गलत स्टेप को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आप अगला कोर्स ऑफ एक्शन ऐड करना चाहते हो वहीं पे लिखो, और फिर उस कोर्स ऑफ एक्शन को याद करो और उसको अगले पेपर में लगाओ। और ये एक विशेष साइकिल है, वही लगानी ही पड़ेगी हमें। जब आप ये चीज़ें एकदम साइक्लिक ऑर्डर में करने लग जाओगे तो यही एक मेन डिफरेंशिएटर होता है जो उन लोगों को डिफरेंशिएट करता है जो अच्छे से पेपर को एनालाइज करके अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, या वो लोग जो बस पेपर करते जाते हैं, एक के बाद एक पेपर करते रहोगे लेकिन आइडिया नहीं ले पाएगा कि क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि जो ये वाली स्ट्रैटेजी है ना प्रीवियस ईयर पेपर में लगाए, वो ज़्यादा एक रियल एग्जाम वाली कंडीशन देता है। कुछ मॉक्स में भी लगा सकते हैं नो डाउट, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर इज़ अ बेटर प्लेस फॉर दिस। और जो ये चारों चीज़ें हैं ये मैंने अपने पेपर में कैसे कैसे लगाई ये हम देखने की ट्राई करेंगे। अब कहीं कहीं पे जहाँ पे मैंने लगा ली थी तो उसके कारण मेरे थोड़ा सा डिसेंट स्कोर आ गया, लेकिन काफ़ी जगह मैं लगा नहीं पाया था। और ये बात मेरे को ढंग से रियलाइज़ हुई है अभी ये वीडियो बनाते हुए। तो ये क्या क्या लर्निंग्स है मेरी, तो वो भी शेयर करूँगा मैं। और अगर मैं ये वाली चीज़ें पेपर में अवॉइड कर लेता तो आराम से 176 स्कोर हो सकता था। तो सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं कि ये राउंड 1 और राउंड 2 है क्या। राउंड 1 में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो क्वेश्चन हम 40 सेकंड से कम में कर सकते हैं, ये हमें पता है। और राउंड 2 में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हम 40 से 60 सेकंड में कर लेंगे। और पूरे नेविगेशन का एक प्राइम रूल क्या रहता है, हमेशा क्वेश्चन को टारगेट करना। अगर आपका क्वेश्चन एक में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसका प्रेशर ना लेना, जल्दी से छोड़ना है,
बेशक आपने 3 क्वेश्चन लगातार छोड़ दिए हैं, चौथा क्वेश्चन डुएबल लगेगा तो उसको टेंशन फ्री होकर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कई बार 3 क्वेश्चन टफ दे दे लगातार, थोड़ा सेट ऐसा मिल गया क्वेश्चन का कि 3 क्वेश्चन टफ आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा पेपर टफ है, और पूरा पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चनों की ऐसी कैटेगरी होती है कि वहाँ पे ना क्वेश्चन करने में टाइम की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमें नॉलेज की वजह से हमारा टाइम वेस्ट होने लग जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होंगे तभी इनमें हम अपना टाइम वेस्ट रोक पाएंगे। और ये जनरली केस होता है इंग्लिश और जीके में। मतलब इसके मेनली 3 टाइप है जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ। आपने अगर और टाइप आइडेंटिफाई किया तो थोड़ा मेरे को भी बता देना, मैं भी अपने आइडिया मतलब अपने अप्रोच में ऐड कर लूँगा। सबसे पहले होता है हमें क्वेश्चनों में डाउट आता है कि 2 में आंसर है। एक क्वेश्चन में हमें डाउट नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि हमें इसमें डाउट है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होता है कि हमने वो पढ़ रखा होता है। और एक क्वेश्चन में हमें कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि मतलब हमारा दिल कहता है कि छोड़ना, दिमाग बोल देगा कि छोड़ दे भाई आगे चल, दिल नहीं मानता। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो ये नेविगेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइम एंड सीक्वेंस चालू करते हैं। सबसे पहले जो राउंड 1 होता है, राउंड 1 में ये 4 सब्जेक्ट है। सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना क्या करना है आपको। जनरली लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश और जीके ये पहले 2 सब्जेक्ट रखते हैं और रीजनिंग और क्वांट ये लास्ट के 2 रखते हैं। जनरली मैंने ऐसे ही ऑब्जर्व किया जितने भी लोगों से बात की है। मैं बता देता हूँ मैंने क्यों और क्या रखा था। मैं सबसे पहले इंग्लिश करता था। इंग्लिश करीब करीब 11 से 12 मिनट में हो जानी चाहिए। फिर जीके करो, 7 मिनट तक लगेगा। मेरा इंग्लिश लेने का कारण ये था कि क्वेश्चन होता है ना जो इंग्लिश का, वो थोड़े डुएबल और आसान आते हैं, तो आप टकाटक टिक 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 मार के जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर गलती से आपने जीके उठा ली और 5-6 क्वेश्चन टफ आ गए तो भाई कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं जीके पहले नहीं उठाता था प्रीलिम्स में। डिस्पाइट बेशक मैंने कितनी बार सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया है और प्रीलिम्स दिया है जहाँ पे जीके एकदम डेप्थ में आती है, हिम्मत नहीं होती थी कि एसएससी की जीके पहले उठाए। तो ये वाला जो राउंड है, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट करीब करीब 18 मिनट में हो जाने चाहिए और 18 मिनट में हमारे 47+ क्वेश्चन डिसाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे डिसाइड और अटैम्प्ट का डिफरेंस होता है, वो समझना। अटैम्प्ट होता है कि आपने आंसर कर दिया है, डिसाइड हो गया कि आपने ना ये डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना ही है, तो राउंड 2 में आके वो आपको देखना ही नहीं होता। जैसे कई बार होता है जीके में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता आपको एकदम अल्ट्रा टफ है, अटैम्प्ट करोगे तो गलत ही करोगे, तो राउंड 2 में उसको देखना मत। बाद में टाइम बचेगा, आप प्रो हो जाओगे तो राउंड 3 में देख लेंगे हम उनको। फिर क्वांट और रीजनिंग। मेरा मतलब मैंने स्टार्टिंग में रीजनिंग में ट्राई किया था कि मैं पहले रीजनिंग कर लेता हूँ, लेकिन फिर रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक्स में कई बार मैं अटक जाता था और लगता था यार कि यहाँ पे मैं ज़्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले क्वांट करता हूँ। और क्वांट में भी ना सारे क्वेश्चन नहीं करने लग जाना। राउंड 1 में हम करीब 15 मिनट में 19 से 21 क्वेश्चन, ये हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे अगर गलती से आप क्वांट करने का डिसाइड कर ले रहे हो और क्वेश्चन में अटक गए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले रीजनिंग कीजिए। क्वांट आप तभी करना तब आपको एकदम अपने मैथ पे भरोसा है कि हाँ यार मेरा मैथ अच्छा है और मैं क्वेश्चन को छोड़ के जा सकता हूँ। डिस्पाइट हैविंग अ गुड मैथमेटिकल बैकग्राउंड, मैं अपने पेपर में मैथ में कुछ कुछ क्वेश्चनों में अटक गया था। तो आप भी अटक सकते हैं, बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम ये चीज़ें याद रखें और हम सीखें इनसे। और जो ये वाली प्रैक्टिस है आपको कौन सा मतलब ये 15-15 मिनट में कैसे कैसे ये टैकल करना है, तो ये वाली चीज़ें हम सेक्शनल में लगा के देखेंगे। सेक्शनल भी कौन से, प्रीवियस ईयर वाले। तो जो अभी ये वाला हम आगे स्कीपिंग सीखेंगे ना, इससे आपको फील आएगी एक निंजा वाली कि आप एकदम से निंजा बन गए हो और क्वेश्चनों को कूद कूद के जा रहे हो। तो अगर ये ऐसी फीलिंग लेना चाहते हो तो प्लीज़ जो आगे भी रूल डिस्कस होंगे उनको लिखना और उनको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करना अपने पेपर में। फॉर न्यू स्टूडेंट्स राइट व्हाट यू लर्न। जो हमारे बॉर्डर लाइन स्ट्रगलर्स है, राइट व्हाट यू मिस्ड इन योर पेपर। और जो इम्प्रूवमेंट सीकर है, आपकी मर्जी जो चाहे लिखे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप पार्टिसिपेट करने का ट्राई कीजिए। और अगर अभी आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक देख ली है तो थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। अगर नहीं देखी है तो थोड़ा पार्टिसिपेशन करने का ट्राई कीजिए।
तो रूल्स ऑफ स्किपिंग में हम सबसे पहले रूल्स सीखेंगे जीके और इंग्लिश के लिए। जो पहला रूल क्या है कि क्वेश्चन डाउटफुल हो। डाउटफुल दो कैटेगरी का होता है, या तो आपको 50-50 डाउट है कि दो ऑप्शन में अटक गए हो, या आप आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। वो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, वो टॉपिक भी पढ़ रखा है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन आप आंसर को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आंसर को मार्क करेंगे, आंसर लग रहा है, और उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चल पड़ेंगे। और ये मार्क फॉर रिव्यू करते हुए ये ध्यान रखना कि आप ना जो आपका आंसर पहले इंस्टांस में एकदम जो दिमाग में स्ट्राइक करता है ना कि ये इसका आंसर है, तो वो वाला आंसर लगाना है। कई बार हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करके, मतलब हमारे दिमाग पहली बार में हमें ठीक आंसर बता देता है, लेकिन फिर हम ओवर थिंकिंग कर करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो वी हैव टू बी अवेयर कि ये क्वेश्चन डाउटफुल वाला है। जैसे आपकी दिमाग में डाउटफुल की घंटी बजेगी, आप ये मारेंगे। इसका मैं अपने पेपर में एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था, मेरे पेपर में आया, क्वेश्चन काफ़ी आसान था, मेरे को दिखा कि ये लगेज में गलती है, तो ये मैंने आंसर मारा। लेकिन फिर जैसे मैंने एक बार पढ़ा, अब मैं ओवर थिंकिंग करने लगा कि मिस्टर सुमन, मेरे को लगा यार कहीं मिसिस सुमन ना हो, तो मेरा दिमाग ये एरर ढूंढ रहा था और मैं मतलब कंफ्यूज हो रहा था इसमें। तो सीधा करो कि भाई अगर कन्फ्यूजन हो तो पहला ऑप्शन मारो, आगे चलो। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, काफ़ी बार आता रहता है ये लगेज वाला डाउट, जो एक अनकाउंटेबल नाउन वाला डाउट है, जो एरर है, मतलब आता ही है। एक ये क्वेश्चन था डीपीएसपी वाला, एक काफ़ी स्टैंडर्ड टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में था। मैंने ढंग से इतनी रिवीजन नहीं की थी, तो पेपर में मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी। मैं 4 और 5, 3, 4, 5 तीनों में कन्फ्यूज था, लेकिन दिमाग में पहला आइडिया 4 का आ रहा था, तो इसलिए 4 मारा, जल्दी से निकला। मतलब डाउट आ गया था पेपर करते हुए कि हाँ ये डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन ये कर रखा था, मैंने खुद को बोला था कि अगर डाउट आए तो पहला ऑप्शन मार के निकल जाओ। बाहर से क्वेश्चन आसान लग रहा है, पेपर में आसान नहीं लग रहा था। अब एक क्वेश्चन होते हैं कि आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो उसमें, वो क्वेश्चन आपका डाउटफुल नहीं है, लेकिन जैसे हमने पीछे देखा था, क्वेश्चन डाउटफुल नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये डाउटफुल है क्योंकि ये टॉपिक आपको आता है। असली में वो बेशक ना आता हो। मतलब इसका ये प्राइम एग्जांपल है, सेंसस है, स्टैटिक का एकदम फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार आता है, सेंसस का क्वेश्चन आता ही रहता है। मैंने भी बहुत अच्छे से तैयार किया था, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि सेंसस तो इतना अच्छा पढ़ा है, लेकिन फिर हम ये भूल गए ना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, वो देख लो। तो जो भी बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, तो आप एक बार अपने सेंसस के नोट्स में जाके देखना क्या ये बात आपने डाटा लिख रखा है। तो मैंने इसमें क्या गलती की वो देखते हैं। ये मेरे मतलब सेंसस के नोट्स है, गंदी सी राइटिंग के कुछ कुछ फ़ोटो लिख रखे हैं, फ़ोटो ले रखे हैं। ये डाटा मेरे को याद था कि पहले रेट 64.83 था, 2011 में ये 74.04 हो गया। तो मेरे को लगा कि इसका डिफरेंस करता हूँ, क्योंकि ये एकदम रट के गया हुआ था मैं। तो पेपर में ये लिखा, इसका आया 9.21, तो मेरे को लगा कि एवरेज 9.21 है। तो यहाँ पे मैं एलिगेशन लगाने लग गया कि एवरेज 9.21 है, तो मेल और फीमेल का उसका कुछ एवरेज होना चाहिए। तो मैं इन तीनों में देख रहा हूँ, इन तीनों में कि एवरेज मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा था। 49-51 का अगर एलिगेशन लगा के देखे तो ऐसे ही कुछ रहेगा। मतलब दिमाग, मतलब जीके में मैं मैथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कितनी बड़ी गलती है। उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद मेरे को आंसर नहीं आया, तो मैंने खुद भी डाउट किया कि कहीं ये दोनों नंबर तो मैंने चेंज नहीं कर दिए। तो मैंने ये दोनों चेंज करके देखा, 10.79 आया। मेरे को वही एकदम से साइंटिस्ट वाली फीलिंग आई कि भाई चाप दिया तूने तो यार, मतलब बस क्वेश्चन कर ही दिया है, 200 नंबर ला रहा है तू, इतना टफ क्वेश्चन भी कर रहा है, और मैंने 10.79 वाला मार दिया। मतलब ये हरकतें करेंगे हम, लेकिन राउंड 3 में करेंगे। राउंड 1 में ये हरकत करने वाली नहीं होती है। सिमिलरली इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, मतलब जाइब्स, इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन सेंटेंस से ट्राई किया कि कुछ नेगेटिव होना चाहिए। एंटोनियम है तो नेगेटिव का मैं पॉजिटिव ढूंढ रहा था वर्ड, ये दोनों पॉजिटिव लग रहे थे, इन दोनों के पीछे लगा पड़ा मैं और सोचता रहा और छोड़ ही नहीं रहा। मतलब छोड़ देना चाहिए था, मैं छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि वोकैबुलरी अच्छी है, बचपन से इतनी इंग्लिश पढ़ी है, तो वोकैबुलरी कैसे गलत करेंगे हम। और जब मतलब
इतना सिंपल सेंटेंस है, बेशक वर्ड नहीं पता, सेंटेंस हमें सिंपल लग रहा है। तो ईगो प्रॉब्लम, ईगो पे क्वेश्चन ना लेना, छोड़ देना, और बाद में पता लगा क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन मैंने अपनी 40-45 सेकंड यहाँ पे वेस्ट कर दी। और इंग्लिश में 40-45 सेकंड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 45 नहीं तो 35 तो कहीं नहीं गई थी भाई। अब 45 लग रहा होगा, या क्या पता 45 भी कर दियो, या थोड़ी रहता है। एक ये वाला क्वेश्चन ठीक किया मैंने, लेकिन फिर भी टाइम इसमें इतना वेस्ट कर दिया था कि ये क्वेश्चन राउंड 1 में छेड़ने वाला नहीं था। कोई कहेगा कि क्वेश्चन तो तुमने ठीक कर दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन बेशक से ठीक कर दिया, लेकिन जो इसमें मैंने 1 मिनट लगा दिया ना अपना, वो मेरा पेपर के आगे प्रेशर में बिल्डअप होता गया। ये क्वेश्चन में अगर राउंड 2 या 3 में ठीक कर देता ना, मज़ा आ जाता कि भाई क्या किया अच्छा, लेकिन राउंड 1 में ठीक करके भी गलती की है। मैंने क्या किया था, ये 1945 ईयर देखा कि 1945 में 1 और 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे मैंने किया, मतलब सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं इन दो ऑप्शन में अटक गया, और फिर अपना वही साइंटिस्ट वाला माइंड एकदम लगाता रहा, जो मेरे को लगता था साइंटिस्ट वाला है, असली में वो मूर्ख वाला माइंड था। पेपर में ऐसा नहीं लगाना है राउंड 1 में। तो आंसर ठीक मार्क कर दिया कुछ सोच के। अब मैं कह दूंगा कि मेरा ठीक मार्क इसलिए क्या कि मेरे को ही आता था ना भाई, कभी मैं बी मार रहा था, कभी मैं 2 मार रहा था, कभी 3 आखिर में पता नहीं क्यों मैं 3 मार के निकल गया। मतलब जल्दी निकल जाना चाहिए था अगर 2 ऑप्शन में अटक गया हूँ तो जो इसमें बोला था कि अगर अनएबल टू डिसाइड है ना, तो अगर 2 ऑप्शन में आ गए हो तो कुछ भी मार के जल्दी से निकल जाओ, उसको बैठ के उसकी पहेलियाँ मत बुझाने लगो। जैसे यहाँ पे था, मैंने जैसे 9.21 से एक बार ये समझ गया था कि इन 3 में आंसर हो सकता है, तीनों का एवरेज उतना आएगा, तो कोई भी एक मार देता और निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पकड़ के टाइम वेस्ट करना वेरी बैड थिंग। अब ये जो दिक्कत रहती है लॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग, मतलब जनरली जीके और इंग्लिश में इतने लॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग आते नहीं है, कभी कभार PQRS में कुछ बड़ा सा आ गया तो वो हो सकता है। लेकिन जैसे अभी पीछे दिखाया, हम क्वेश्चन लॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग होते नहीं है लेकिन बना लेते हैं। मैंने इन 2 को बनाया था। तो अगर आपने ये 3 रूल लिख लिए है ना, तो अपने आप से वादा कर लो कि जीके और इंग्लिश में ऐसे तरीके में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और ये पक्का बता रहा हूँ, इतने में ना, जब आप जो 18 मिनट हमने डिसाइड किए हैं, तो ये वाला काम आप 18 से क्या 16 मिनट में भी करके निकल जाओगे। लेकिन गलती से ये गलती कर दी ना, तो आप ये 20 मिनट में कर लोगे, 21 मिनट में भी कर लोगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। लेकिन जो ये प्रेशर बिल्डअप होगा ना, वो आगे का पेपर नहीं करने देगा आपको। हाँ, और एक और था ये, जो मतलब यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर रहा था, जो अभी जो नए स्टूडेंट है इनको शायद थोड़ा हेल्प रहेगा ये वाला। देखो ये ना 2 टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी के। कई बार पूछा होता है कि एंटोनियम बताओ या सिनोनियम बताओ। जब ये पूछे ना सिनोनियम एंटोनियम, तो जो ये वर्ड है ना, इसका सिनोनियम एंटोनियम बताना होता है हमें। कई बार लोग ये करने लग जाते हैं कि जो उसका वो सिनोनियम एंटोनियम है ना, वो ऐसा वर्ड होना चाहिए जो ग्रामेटिकली यहाँ पे करेक्ट हो। वो वाला केस इसमें नहीं होता, वो सब्सटीट्यूशन वाले में होता है। तो जैसे यहाँ पे तो सीधा इसका जाइब्स का एंटोनियम पूछा गया है, जाइब्स से टोंट मारना, तो अब एंटोनियम देख लेना आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सब्सटीट्यूट, तो सब्सटीट्यूट, अब जैसे यहाँ पे देखें ना ये सिनिकल, तो इसका सब्सटीट्यूट की जगह मैं सिनोनियम ढूंढने लगा, तो सिनोनियम मेरे को डिस्ट्रस्टफुल लगा, वो मार दिया। लेकिन सब्सटीट्यूट था, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और नंबर बचा लेना। तो भाई अब हम ट्राई करते हैं मैथ और रीजनिंग के ये स्किपिंग के रूल्स सीखने की। तो ये वाला है मेरा फेवरेट रूल कि क्वेश्चन को एकदम 3 सेकंड में छोड़ना। अगर आप क्वेश्चन को 3 सेकंड में छोड़ना सीख जा रहे हो, तो पेपर में आप राउंड 1 में बिल्कुल भी नहीं अटक रहे हो। और जो लास्ट टाइम बॉर्डर लाइन पे एकदम मिस किए हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पेपर में ट्राई करना कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आपको राउंड 1 में एकदम देखते ही छोड़ देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आप वो पेपर में छोड़ नहीं पाए, इसी कारण आपके लास्ट में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, और वो लास्ट की गलतियाँ बहुत भारी पड़ी है। तो ये ट्राई करना और बताना। तो जो सबसे पहले हम क्वेश्चन छोड़ेंगे वो है लॉन्ग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको दिख जाएगा ये तो लंबा क्वेश्चन है या एकदम ये कॉम्प्लेक्स है, वो लैंग्वेज उसकी ऐसी होती है, दिखे छोड़ दो,
लिख लो ये चीज़ें और इनको बार बार पेपर करने से पहले एक बार पढ़ लेना, ताकि पेपर में दिमाग ध्यान रखे ये बातें। वरना लिखेंगे नहीं ना, और हम सोचते रहेंगे कि ये तो हमने सोच रखी है। जैसे प्रेशर आएगा बातें भूल जाते हैं और फिर कुछ कुछ हरकतें करने लगते हैं साइंटिस्ट वाली। कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अब ये वाले टॉपिक ना हर स्टूडेंट को अपने अपने डिसाइड करने पड़ेंगे कि आप किन क्वेश्चनों में राउंड 1 में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। मैंने जो डिसाइड किया था, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वालों में काफ़ी टाइम लगा देता था। ट्रिग्नोमेट्री, कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बहुत आसान है, 2 मिनट में उड़ा दो, मतलब 2 मिनट क्या 10 सेकंड में उड़ा दो। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन देखने में लगते हैं कि ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जब वो करने लगते हैं ना तो आप 1-2 मिनट वेस्ट कर देते हो, और फिर जो वो वेस्ट करते हो राउंड 1 में उसका बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान झेलना पड़ता है। मतलब मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड इसका नुकसान झेला था, तो आई कैन टेल कि डेंजरस चीज़ है भाई, राउंड 1 में अवॉइड कर लेना। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग। अब ये वाला क्या है, ये जो एसएससी वाले क्वेश्चन होते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग के, वो जनरली ठीक रहते हैं। मॉक्स वाले तो कोडिंग डिकोडिंग वाले तो आप राउंड 1 में छेड़ना भी मत। लेकिन एसएससी वाले में भी ना कुछ कुछ क्वेश्चनों में रूल बना लो कि ये वाले क्वेश्चन ना हम राउंड 2 में करेंगे। जैसे जहाँ पे 3-4-5 वर्ड लिखे हो और उनका एडिशन करना हो, तो आई विल सजेस्ट कि उसको राउंड 2 में करो, क्योंकि 5 वर्ड का लिखोगे, एडिशन करोगे, बाद में पता लगे ऑपोजिट का एडिशन करना है, या पता लगे उसमें प्लस माइनस, मतलब कुछ 2-3 फंडे चल रहे हैं, वो हो सकता है। तो राउंड 1 में अवॉइड कर लेना। और ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक का जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर होता है, मतलब ये भाई घास में छुपे हुए सांप होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिखेगा ये छोटा सा, एकदम सिंपल लगेगा और आपको डुएबल लगेगा, लेकिन बाद में डस जाएगा। ये लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एटलीस्ट अच्छा आदमी था भाई, उसने भिड़ते ही दिखा दिया हमें कि भाई मेरे को छोड़ दो, बाद में देख लेना। लेकिन ये तो छुप के मारते हैं। और ये वाले जो हमारे चुलबुल पांडे जी हैं, इनको राउंड 1 में छेड़ना नहीं है। अगर देखने में ये एकदम डरावने लगे या लगे कि ये एकदम नए तरीके से आए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी टॉपिक्स ये न्यू होने वाले हैं, तो आप तो अभी इतना पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जो रिपीटर्स है वो आराम से जान पाएंगे कि जो ये नए वाले टॉपिक होते हैं कैसे होते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो कि इन टॉपिक्स को जो उनको हम नहीं करेंगे राउंड 1 में। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो हमें छोड़ने हैं राउंड 1 में, वो है अगर कोई एकदम ही नया टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एकदम चुलबुल पांडे की तरह एंट्री मारी है ग्रैंड, तो हम उसको ना राउंड 1 में नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस वो बहुत ज़्यादा सिंपल दिखे। वो सिंपल होगा तो दिख जाएगा, 15-20 सेकंड में हो जाएगा। अगर लगे कि नहीं हो रहा है तो राउंड 2 में आके कर लेना भाई, कोई जल्दी नहीं है राउंड 1 में करने की। जो ये रिपीटर है हमारे भाई, वो तो ये आराम से पहचान लेते हैं। जो पहली बार अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो उनके लिए मैं ये क्या सजेस्ट करूँगा कि कोई भी टॉपिक में कोई भी टॉपिक का न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, अगर ये जानना है ना आपको, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थोड़ी सी कंपाइलेशन कर लीजिए। मतलब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी साल के पेपर उठाओ सारे, या पिनैकल वगैरह या टेस्ट रैंकर या और किसी ऑनलाइन पे ना चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाते हैं। तो मान लो कोडिंग वाला हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, इंटरेस्ट वाला हो गया, रेस वाले हो गए, जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको एक बार कर लो, और फिर उसी टॉपिक का कुछ अजीब सा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वो न्यू आप पहचान लोगे, क्योंकि नया पहचानने के लिए पुराने जानने ज़रूरी है। और ऑप्शंस भी काफ़ी चीज़ें बताते हैं हमें, तो वो हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ना हम ये कलर कोडिंग, मतलब ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, थोड़ा बता देता हूँ। जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो ये साइड में आपका एक बना रहता है, जो भी बार बोल लो, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिखते रहते हैं। जो क्वेश्चन आपने एकदम भी अटैम्प्ट नहीं किया, अभी तक देखा भी नहीं है, वो वाइट सिल्वर कलर होता है उसका। जो क्वेश्चन आपने देख लिया लेकिन छोड़ दिया, वो रेड होता है। जो क्वेश्चन आपने देख लिया और उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, तो ये ब्लू या पर्पल, मतलब एग्जैक्ट वर्ड, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, ऐसे ही दिखता है। और जो आप अटैम्प्ट कर चुके होते हैं वो ग्रीन दिखता है। तो इस कलर कोडिंग का हम इस्तेमाल करेंगे राउंड 2 में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए।
कि राउंड 2 में हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन हमें राउंड 3 के लिए भी बचाने होते हैं। तो जो ये वाले क्वेश्चन है ना जो 3 सेकंड में छोड़े हैं, ये है रेड वाले। तो राउंड 2 में हम ट्राई करेंगे कि रेड वाले करें, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब अगर मेरे पेपर में देखना चाहेंगे अभी, क्योंकि ये चारों टाइप बता तो दिया मैंने, थोड़ा मैं अपने पेपर में बता देता हूँ कि मेरे पेपर में कहाँ कहाँ मैं ये कर पाया था, कहाँ कहाँ मैं नहीं कर पाया। क्योंकि अगर हर जगह कर देता तो 175 कहीं नहीं गए थे, लेकिन 175 नहीं आए तो कुछ कुछ गलतियाँ की थी। तो आई विल रिक्वेस्ट, भाई मैंने गलतियाँ की है, बता रहा हूँ, सिमिलर गलतियाँ आप ना करना, नहीं करोगे आराम से पेपर क्लियर करोगे। तो जो ये लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है आसान, हो भी जाएगा, लेकिन गलती से अगर ये ऑप्शन आपका लेट वाला पा गया ना, तीसरा चौथा, और आप पुट करके देख रहे हो, तो ये बहुत टाइम खा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को राउंड 2 में करना बेटर रहता है। मतलब आप देखते ही पहचान गए, मतलब जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, पहचानने लग जाओगे कि इंटरचेंज वाले कौन से आसान होते हैं, कौन से मुश्किल। चाहो तो ये कर सकते हो कि ये रूल ही बना लो कि इंटरचेंज वाला कैसा भी दिखे, मतलब बता रहा हूँ कैसा भी दिखे, राउंड 2 में ही करना है, तो काफ़ी आसान रहता है। 3 क्या, फिर तो ये 2 या 1 सेकंड में भी आप क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। जैसे ही दिखा ना इंटरचेंज वाला है, छोड़ा कि भाई इसको तो राउंड 2 में ही देखना है, छेड़ना नहीं है, हो जाएगा आराम से, लेकिन राउंड 1 में नहीं छेड़ना है। ये रिश्तेदारी वाला क्वेश्चन मतलब सबका फेवरेट होता है, सबको अच्छे से रिश्तेदारी का वो डायग्राम बना के मज़ा आता है करने में। लेकिन ऑप्शन देख लो भाई, मतलब रिश्तेदारी में जो नानी होती है ना तुम्हारी, नानी याद दिला दे, ये ऐसा ऑप्शन है। तो राउंड 1 में ना कर लेना। मतलब बोल दो राउंड 2 में भी मैंने राउंड 2 में किया था, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें कर दी थी इस क्वेश्चन ने मेरे को। बोल दो ठीक कर दिया, लेकिन टाइम ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिया मैंने यहाँ पे। मतलब राउंड 2 में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम लगाएंगे राउंड 3 में हल्के में आराम से जब पेपर करना है। राउंड 1 और राउंड 2 नंबर लूटने के लिए है, राउंड 3 आराम से टफ क्वेश्चन करने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक वाला भाई, मतलब मैंने अपने कुछ कुछ टॉपिक डिसाइड किए थे पेपर में। जैसे मेरे को ये इंस्टॉलमेंट वर्ड दिखा, मैं तो डर के भाग गया। बाद में पता लगा ये इंस्टॉलमेंट का तो था ही नहीं, ये तो APGP का था। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ कुछ गलतियाँ की है, जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, लेकिन मैंने 3 में इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि प्रेशर बिल्डअप होते जा रहा था। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाया, मैं डर के भागना पड़ा मेरे को कि भाई अभी टाइम बिल्कुल नहीं है देखने का। और बाद में आखिर में मैं 2 क्वेश्चनों पे वापस आ नहीं पाया, वरना ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो अपने को टाइम मैनेज ठीक से करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और भाई ये है मेरा क्वांट का पाप। ये क्वांट में मैंने इतना बड़ा पाप किया है, आप मत कर देना। पाप क्या किया मैंने, ये एक मेथड होते हैं क्वेश्चन करने के, भाई मैंने ये मेथड नहीं सीखे। मतलब प्रीलिम्स के बाद सीख लिए मैंने, लेकिन प्रीलिम्स से पहले आने चाहिए थे वाले मेथड। तो मैं इसको XY करके लगा पड़ा हूँ करने। क्वेश्चन भी ठीक कर दिया, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया। और ये उससे ज़्यादा बड़ी गलती क्या की, एक बार रीड करके देखो। मतलब स्टेटमेंट एकदम सिंपल नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कन्फ्यूजिंग हो सकती है। तो अगर कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो राउंड 1 में छोड़ दो, लेकिन मैंने राउंड 1 में ही करने लग गया। 2 मिनट में करके निकला, लेकिन दिमाग ख़राब था क्वेश्चन करने के बाद। जैसे ये उसका सिंपल मेथड है, जिसको आता होगा वो समझ जाएगा, वरना कभी ये बाद में पढ़ते हैं। तो जो न्यू एस्पिरेंट्स है, आपको क्या करना है अभी, कुछ टॉपिक्स के एकदम जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनके बेसिक फास्ट मेथड वाले होते हैं। ये गलती मत करना कि अभी तो मैं XY से कर लेता हूँ, बाद में सिंपल मेथड सीख लूँगा। भाई मैं भी बहुत स्केप्टिकल था इस मामले में, सोच रहा था XY से निपटा दूंगा, प्रीलिम्स क्लियर कर दिया था XY से। लेकिन जब मैंने मेथड सीखे ना भाई, मज़ा आ गया एकदम। तो आई विल रिक्वेस्ट कि छोटे मोटे मेथड है, एलिगेशन है सिंपल है, सीख लो कैसे लगाना है। रेशो मेथड है, सीख लो, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगा। मतलब ना मैंने एलिगेशन सीखा था ना रेशो सीखा था, पेपर में बहुत परेशानी करी इन्होंने मेरे को। एलिगेशन ने तो यहाँ पे परेशानी की थी, रेशो ने आगे क्वेश्चन में परेशानी की है, वो भी आएगा जल्दी। तो और इसका जो भी एक और मतलब लर्निंग क्या है, लॉन्ग कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट। गलती से अब तुम पढ़ लो 6 सेकंड 10 सेकंड, अगर 15 सेकंड भी लगा दी है, इमोशनल नहीं होना है और छोड़ देना है राउंड 1 में।
तो जो ये राउंड वन वाले क्वेश्चन है इनको देखते क्या बोलना है, भागो। अगर नहीं भागे ना पेपर में आग लगा देंगे। तो एक ये ऑप्शन वाला भी जो फंडा था, मतलब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी इसमें बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये ऑप्शन वाली ऐसी चीज़ है, ये हर ऑब्जेक्टिव पेपर में लगती है। मतलब आप कोई पेपर उठा लो, सिविल सर्विसेज का उठा लो, स्टेट पीसीएस उठा लो, बैंकिंग का उठा लो, या अभी एसएससी के उठा लो, तो ऑप्शन तो हमें हमेशा देखने आने चाहिए। तो ये वाला एक आसान सा टॉपिक है, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ax प्लस बी वाई फॉर ए बी एक्स वाई, ये चलता है। तो अगर आपको गलती से फॉर्मूला याद नहीं आए तो इसमें आप ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑप्शन देखते ही समझ जाओ कि जो स्क्वायर में से माइनस करना है ना, बहुत सिंपल नंबर ही आने वाला है। क्योंकि मतलब नंबर सिंपल आएगा। और क्या आ सकता है वो, 16 आ सकता है, 36, 64 या 100। 100 के लिए यहाँ पे 0 होगा, 36 के लिए यहाँ पे 64 होगा, 64 के लिए यहाँ पे 36 होगा, और 16 के लिए यहाँ पे 84 होगा। तो 84 आ सकता है 7 से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन ऐसे कीजिए, बस ये एक एग्जांपल है कि आप ना ऑप्शन से देख लो कि हाँ क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, और ये राउंड वन में करना है या राउंड टू में। अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से राउंड वन में कर लोगे। तो जो वो पीछे क्वेश्चन दिखा रहा था ना मैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन है और ये 10th, शायद एक 9th भी था। ना वो दूसरे वाला था। तो इस वाले में हाँ, ये वाला क्या था कि डीआई का क्वेश्चन है। डीआई के कई बार काफ़ी आसान होते हैं, कई बार काफ़ी मुश्किल भी होते हैं। तो ये वाला मतलब मैंने देखा और यहाँ पे ऑप्शन देखे, हाँ ये वाला ऑप्शन वाला था। यहाँ पे ऑप्शन देखे मैंने, मतलब अब कोई महाशय बोल देगा आगे कि यार ये तो कैलकुलेशन एकदम आसान है, हमें क्या 2 ही डिजिट तो कैलकुलेट करनी है। लेकिन पेपर में जो स्क्रीन होती है ना इतनी छोटी होती है, इतना माइन्यूट डिफरेंस हमेशा नहीं दिखता। मैंने दूर से देखा, ऑप्शन मेरे को थोड़े से लगे यार ये तो काफ़ी वो है, एकदम पास पास है, तो इसको बाद में करेंगे। तो इसलिए मैंने ये राउंड टू में करने के लिए छोड़ दिया था एकदम से 3 सेकंड में। तो ये देख के मैं एकदम भाग गया था। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक स्किल बता दो भाई मेरे को जो हमें पेपर में आनी चाहिए सीजीएल का प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि यू मस्ट बी इमोशनली इंटेलिजेंट। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, पेपर में आप अटक नहीं रहे हो और आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हम पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा अपना बताता हूँ। इससे जैसा समझ आए आप अपने उस हिसाब से लिख लीजिए। जैसे अगर आपको राउंड वन में कोई क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ गया और फिर भी वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, छोड़ दो भाई। आपने 2 बार पढ़ लिया और आपको पता है वो टॉपिक तो आपको पता है, लेकिन वो फॉर्मूला एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, छोड़ दो भाई। आपने 2 बार पढ़ लिया, कोई सेंस नहीं बना रहा है, तीसरी बार पढ़ने से 100 गुना बढ़िया है, छोड़ दो। मतलब बता रहा हूँ, गलती से 2 बार पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन से अटैच नहीं हो जाना बिल्कुल भी। जितना छोड़ के भागोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बाद में आके उसको पेल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे नहीं जा रहा वो क्वेश्चन। और आपने पढ़ लिया और आप क्वेश्चन को करने लग गए हो और आपने करीब करीब 30 सेकंड क्वेश्चन में लगा दिया राउंड वन में, लेकिन अभी भी ना आपको आंसर का जो पाथ होता है ना वो दिखाई नहीं दे रहा कि जो फाइनल कैलकुलेशन करके कैसे आंसर आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को अभी 30 सेकंड में ही छोड़ देना। अगर 30 सेकंड में नहीं छोड़ा तो 1.5 मिनट से पहले नहीं छोड़ पाओगे। और इन क्वेश्चन को ना थोड़ी शांति चाहिए होती है फिर से ठीक से करने के लिए। और ये वाला, ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है, पता नहीं कितने लोगों के साथ होती है और ये होती ही रहेगी अनटिल और अनलेस आप इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मतलब क्वेश्चन से अपने आप को अलग ना कर पाओ। तो क्या होता है कई बार आपको ना टॉपिक, आपने वो एकदम आसान टॉपिक का क्वेश्चन है,
आंसर भी आपको आता है कैसे निकालना है, सारे स्टेप्स आते हैं, आप पूरा क्वेश्चन ठीक करते हो, आप एक आंसर पे पहुंचते हो, लेकिन आंसर पे पहुंचते ही देखते हो कि वो तो ऑप्शन है ही नहीं। तो इसमें बस क्या करना है, एट मैक्स एक बार अपनी कैलकुलेशन देख लेना और एक बार क्वेश्चन को रीड करके 5 सेकंड में ये देख लेना क्या आपने उसकी ठीक सेंस बनाई है या नहीं। अगर जो आपने पहली बार में सोचा था और दूसरी बार भी पढ़ के आप सेम ही चीज़ सोच रहे हो ना, तो वहीं पे रुक जाओ, बाद में आके देखेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार हमारा दिमाग क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है और दूसरी बार भी सेम ही इंटरप्रिटेशन वो हमें बताता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है राउंड 1 में छोड़ना है इसको। मैं अपना एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला, ये पाइप वाला था, मैंने इसको 3 से 4 बार पढ़ा, बहुत टाइम वेस्ट किया, ये नहीं करना है। बाद में आके मैंने ठीक भी कर दिया था, मतलब मेरे को यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। ये 1/3 कि मतलब ये 1/3 मतलब पेपर में सेंस नहीं बना पा रहा था मैं, बाद में बन गई थी सेंस राउंड 2 में, लेकिन राउंड 1 में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था। आप भी एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना। और इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया यहाँ पे, थोड़ा 1.5-2 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, इमोशनल हो गया एकदम, मूर्खों वाली हरकत करके। तो मैं इस क्वेश्चन को भी देख के डर के भाग गया कि भाई अब तो टाइम वेस्ट होने लग गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी भागते। और अभी 15 तक क्या हो गए थे, कुछ कुछ क्वेश्चनों में जो मैंने गलतियाँ की है, तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था यहाँ पे, तो वो प्रेशर बिल्डअप गलतियाँ करा देता है। और मेरे से उसने एक भयंकर गलती कराई, मतलब अगर एक लाइन में बताऊँ क्या गलती कराई, मैं क्वांट का क्वेश्चन नंबर 25 करना ही भूल गया। मतलब मैं भाग रहा था कि बस जल्दी से मैं रीजनिंग में पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे को पता था वहाँ पे आसान आसान क्वेश्चन पाने वाले हैं। तो मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है, पहले क्वांट फिर रीजनिंग। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप पहले रीजनिंग कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए, फिर क्वांट कीजिए। क्वांट वाला महारथी मैं अपने आप को समझता था, मैं नहीं था क्वांट वाला, मेरे को भी रीजनिंग करनी सीख लेनी चाहिए थी। और क्वांट के सिंपल जो ये बेसिक ट्रिक्स है, एलिगेशन, शिफ्टिंग, जो भी अलग अलग वर्ड दे देते हैं, रेशो, ये सब सीख लेने चाहिए थे। सीख लेता तो आराम से क्वेश्चनों में नेविगेट कर लेता। तो हाँ, ये रेशो वाला ये एग्जांपल रहा, XY से किया मैंने, काफ़ी टाइम लगा दिया करने में। और फिर क्या गलती हुई, बी की उम्र माराया, मतलब बी की एज कर दी मैंने मार्क, बी की 31 आ गई थी, 31 कर दी, देखा ही नहीं सी पूछा है। तो एकदम सिली मिस्टेक, अवॉइड होनी चाहिए थी, अवॉइड हो जाती अगर मैंने क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर लिया होता। क्योंकि मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया था, तो वही मतलब एकदम मेरी गलती थी। अवॉइड करनी है आपको ऐसी गलतियाँ, ये गलतियाँ अवॉइड कर लोगे, आराम से 175 लेके आ रहे हो। तो ये वाला रेशो मेथड है, मतलब जो नए स्टूडेंट्स जिनको अभी आइडिया नहीं है तो थोड़ा देख लेना। और एलिगेशन और रेशो मेथड, भाई अगर आपने कुछ भी मैथ का नहीं सीखा है ना, ये 2 मेथड सीख लो अभी जाके नए बच्चे। XY बिल्कुल नहीं करना है, बचपन से मैंने XY किया है, बहुत गंदा है XY, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये वाला भी है। तो अभी देखा, मतलब जो मैंने ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं कहीं पे दिखाई थी जल्दी जल्दी छोड़ के, मतलब यहाँ पे मैं ना सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ मेनली कि मैंने कहाँ कहाँ नहीं दिखाई। मतलब काफ़ी पार्ट्स में ये मत सोचना कि पूरे पेपर में नहीं दिखाई है, काफ़ी पेपर में दिखाई भी है, तभी इन क्वेश्चनों में इतना ब्लंडर करने के बाद भी 163.5 ले पाया। अगर ना दिखाई होती तो ये 163.5 145 हो जाता, और फिर लिस्ट मतलब 153 जो कट ऑफ थी वो क्लियर नहीं होती। तो जो ये मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी थी, मेरे को उसने 3 क्वेश्चन तो एकदम सरेआम मतलब गलत करा दिए। ये वो 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे रीजनिंग में मेरे को वापस आने का टाइम नहीं लगा। ये क्वेश्चन मैं जो डर के भाग गया था देख नहीं पाया, इंस्टॉलमेंट का नहीं है, APGP का है। लेकिन यहाँ पे मेरी भी एक गलती थी। गलती एक और क्या थी कि मैंने सिर्फ इंस्टॉलमेंट देखते ही छोड़ तो दिया था। राउंड 2 में आके जो मेरा रूल था कि रेड वंस मेरे को करने हैं, वो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। और उसका कारण ये था, मुझे लगा कि इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, तो मैंने दिमाग में
जब जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था ना, तो अपने मन को शांत कर लिया था कि एक क्वेश्चन की कुर्बानी मेरे को देनी है और मैं इस क्वेश्चन की कुर्बानी दे रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैं इस पे आने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था पेपर में कि बाकी संभाल लेते हैं, बहुत नंबर पड़े हैं फ्री के, उनको पहले संभाल लो। और जो ये मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 25 क्वांट का, डर के कारण गलती से 24 के बाद मैंने सीधा अगला सेक्शन क्लिक कर दिया। मेरे को लगा मैंने क्वांट पूरा कर लिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। लास्ट के 3 या 5 सेकंड बचे थे। जैसे मैंने खोला ये, मतलब देखा, वो वाइट था ये, मैं डर गया भाई, वाइट रह गया एक तो। वो जो कलर कोडिंग है ना, मतलब ये तो क्वेश्चन ही नहीं देखा मैंने, जल्दी से देखा, लाइन पढ़ी, लगा कि 95 या 97 में से होना चाहिए। मैंने 95 मार दिया, 97 मिला। तो ये मेरे 6.5 नंबर जो फ्री के कट गए, तो वो नहीं कटने चाहिए थे। हाँ, और इसमें जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मतलब मेरे को पेपर में जाके रियलाइज़ हुई। जैसे अभी आप जो टेस्ट करोगे ना, इन टेस्टों में क्या होता है, ओलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, स्क्रीन काफ़ी साफ़ होती है और आपको ना ये चारों ऑप्शन एक साथ दिखाई देते हैं। असली पेपर में स्क्रीन भी डार्क होती है, स्क्रीन के पीछे यूँ गंद मचा होता है, पता नहीं वो वाटर मार्क इतने गंदे गंदे क्यों लगा देते हैं, और एक साथ आपको ये चारों तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जनरली 2 दिखाई देते हैं। तो ये स्क्रॉल करने में, यहाँ से स्क्रॉल करना होता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो जब ये भी आप ऐसे क्वेश्चन करो ना, तो दिमाग में रखना ये बात कि पेपर में भी स्क्रॉलिंग थोड़ा सा करना पड़ सकता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म वाले टेस्ट जरूर कर लेना जहाँ पे स्क्रॉलिंग वाला दिखे, और स्क्रॉलिंग भी ना चारों एक साथ नहीं दिखेंगे। जैसे ओलिव बोर्ड में स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन रहता है, वहाँ पे भी 3 दिख जाते हैं, और वो ओलिव बोर्ड वाला प्लेटफॉर्म फिर भी काफ़ी साफ़ होता है, असली स्क्रीन गंदी होती है। तो थोड़ा सा अवेयर रहना इन बातों के लिए। तो इसके बाद हम, मतलब अभी ये हमने सब सीख लिया कि राउंड 1 में हमें क्या क्या क्वेश्चन छोड़ने हैं और कैसे कैसे छोड़ने हैं। तो ये राउंड 1 वाले क्वेश्चन छोड़ने के बाद अब एक बार ये थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राउंड 1 में हमने पहले इंग्लिश की, जीके की, क्वांट रीजनिंग अपने हिसाब से डिसाइड करना। मैं सजेस्ट करूँगा पहले रीजनिंग कर लो, फिर क्वांट करो। तो इन सब में आप एकदम निंजा की तरह क्वेश्चन छोड़ के आओगे ना, तो आराम से 48 मिनट्स, इतने टाइम में आप 85 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होगे या डिसाइड तो कर चुके होगे। क्योंकि जिस तरीके का पेपर आ रहा है, तो आई एम श्योर कि 85 तक आप आराम से 48 में कर सकते हो। और अगर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वेलकम टू द कंपटीशन। थोड़ा सा बैठ के तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये इतना नंबर अचीवेबल है। और अगर पेपर बहुत ज़्यादा आसान होगा, तो उसमें आपकी स्किपिंग कम होगी, क्वेश्चन कम छोड़ने पड़ेंगे, आपका अटैम्प्ट्स बढ़ जाएगा और आपका टाइम भी 48 से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो वैसे केस में अप्रोक्सीमेटली आप 53 मिनट में 93 क्वेश्चन तक कर लेते हो। और इसमें क्या रहता है कि ये 2 से 3 जीके के क्वेश्चन और 4 से 5 क्वांट के क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो पुराने वाले लोग हैं उनको तो ये आइडिया है, जो मेनली ये बातें हैं नए एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि ये वाली बातें और ये वाला जो ब्रेकडाउन है ना, ये आपको प्रैक्टिस कर करके आएगा। और ये प्रैक्टिस करके कब आएगा, जब अभी 2 महीने तक आप सिलेबस पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, बीच बीच में मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में कभी आप ये कोचिंग वाले लगाने लग जाओगे, थोड़े स्मार्ट हुए तो प्रीवियस ईयर वाले भी लगा लोगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा, करीब करीब 30 टेस्ट करने के बाद, 30 नहीं 20 तो करने के बाद ही आप ऐसे ये नंबरों को रियलाइज़ कर पाओगे। और वो भी जब रियलाइज़ करोगे, जब आप एकदम थोड़ा बैठ के पेपर करने के बाद उसको एनालाइज करोगे। अगर लगातार टेस्ट करते रह गए तो 20 के आप 40 टेस्ट कर लो, फिर भी आप ये नंबर, मतलब ये वाली प्लानिंग ना जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, कुछ ज़्यादातर नहीं करते हैं। जो पेपर क्लियर करते हैं वो तो नहीं करते हैं, जिनका पेपर कई बार क्लियर नहीं हो पाता, काफ़ी चीज़ों में वो ये वाली स्ट्रेटजी अवॉइड करके जाते हैं। तो हम ये अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो और टफ टेस्ट लगा लिया आपने, तो जो ये वाला ब्रेकडाउन है ना, ये आप नहीं लगा पाओगे अभी, ये बाद में लग पाएगा जब आपका सिलेबस एकदम पूरा कवर्ड होगा और बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी और आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। ये हार्ड में जब लगेगा, सीधा हार्ड में लगाने बैठोगे तो आपको लगेगा यार मैं स्किपिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी
अपने भाई का मन करे कि मेरे को तो वही ना भाई आसान मेरे को करने नहीं है, मेरे को तो हार्ड करके देखना है, तो हार्ड करोगे ना तो ज़्यादा क्वेश्चन तो छूटेंगे आपके राउंड 1 में, लेकिन फिर आपका टाइम भी ज़्यादा बचेगा। तो बस ये बता दे रहा हूँ, उस हिसाब से हार्ड अपने आप मैनेज करना अभी। लेकिन मैं न्यू स्टूडेंट्स को तो यही सजेस्ट करूँगा कि अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स है इसके फुल लेंथ पे प्रैक्टिस कीजिए अभी, और जो ये स्किपिंग वाला है ना इसको डेवलप कीजिए। तो ये थी हमारी राउंड 1 की कहानी। अब जैसे हम राउंड 2 पे आते हैं तो हम काफ़ी हद तक जो डुएबल क्वेश्चन थे और आसान क्वेश्चन थे, मतलब जो छोड़ना पाप हो सकता था, हमने वो चीज़ें तो अवॉइड कर ली है। तो राउंड 2 में जैसे आप राउंड 2 चालू करो, 5 सेकंड का या 10 सेकंड का ब्रेक लेना, एक लंबी सांस लेना, ठीक है, उसके बाद ही राउंड 2 में करना एंटर। तो राउंड 2 में हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें 40 से 60 सेकंड लगती है। तो जब आप राउंड 2 चालू करने वाले हो तो राउंड 2 चालू करने से पहले 5 सेकंड की एक लंबी सांस लेना ताकि दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो जनरली राउंड 2 में क्या रहता है कि ना 12 मिनट बचती है हमारे पास और 8 से 12 क्वेश्चन बचे होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो हम क्या टारगेट करेंगे कि 8 से 10 मिनट में करीब करीब 8 क्वेश्चन हो जाए। 12 करने नहीं है भाई, 8 कर लो, काम ख़त्म, आ गए बहुत नंबर, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो राउंड 2 में करते हुए सबसे पहले हम करेंगे रेड वंस। ये लाल क्वेश्चन राउंड 1 में जो हमने एकदम छोड़े हैं, राउंड 2 में ब्लू या पर्पल मत कर लेना ये सोच के कि भाई मैंने वो आधा कर लिया था फिर से कर लूँगा। पता लगे आधा कर लिया था, दिमाग में जो इंटरप्रिटेशन पहले ले रहे थे फिर से जाके वही ले ली, कर लोगे 2 मिनट खराब, और 2 मिनट बहुत कीमती होते हैं राउंड 2 में। तो राउंड 2 में हम पहले करेंगे जो या तो हमने एकदम नहीं पढ़े या सिर्फ एक बार पढ़ते ही छोड़ दिए थे, रेड वंस। पहले जो जिसमें अटक रहे थे राउंड 2 में नहीं छेड़ना, राउंड 3 में छेड़ेंगे उनको। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो करीब करीब 14 से 15 मिनट बचेंगे आपके लिए राउंड 2 में, और आपके 10 क्वेश्चन बचेंगे। मतलब प्रैक्टिस के साथ क्या होगा, ये टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये नंबर थोड़ा सा घट जाएगा। तो जैसे ये बचा होगा तो अभी भी कह रहा हूँ, राउंड 2 में आप बेशक प्रो हो जाओ, सीधा ट्राई मत करना कि मैं 10 के 10 ही राउंड 2 में उड़ा दूंगा, थोड़े से राउंड 3 के लिए बचा लो। हम राउंड 2 में करीब करीब 10 मिनट में टारगेट करेंगे 6 से 8 क्वेश्चन करना। इसका ना मतलब ये 2 से 4 क्वेश्चन, ये वाला जो विंडो है ये हमें अपने माइंड के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर हम ये नोशन बना लेते हैं ना माइंड में कि मेरे को तो पूरा पेपर ही करना है, तो अगर आप क्वेश्चन में अटक जा रहे हो तो उसको छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने खुद को लीवे दे रखा है कि भाई 2-4 क्वेश्चन छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, तो ही आप छोड़ पाओगे। तो ये लीवे दे के चलेंगे हम खुद को। और जो न्यू एस्पिरेंट्स है, अभी तो आप यहाँ तक का ही ट्राई कर लो, इतने में अच्छे से कर पाओ एकदम बढ़िया। इसके बाद अब जो टाइम बचेगा वो हम राउंड 3 में लगाएंगे। लेकिन अब राउंड 2 तक पहुँच जा रहे हो ना एकदम एंड तक, अभी के लिए उतना काफ़ी है, क्योंकि आपको अभी बेसिक नोट्स भी पढ़ने हैं। और जो हमारे अभी इम्प्रूव करना चाहते हैं लोग या जो बॉर्डर लाइन पे है, तो आपको तो ये कहानी पता ही है। राउंड 2 के बाद हम करते हैं राउंड 3। राउंड 3 में हमें करना होता है लंबे लंबे क्वेश्चन। जो ये सांप थे ना, सांप से राउंड 1 में बच जाओ, राउंड 2 में उनको छेड़ो मत। और अगर कोई पांडे जी मिले एकदम यूँ खतरनाक वाले, तो राउंड 3 में मिलते हैं उनसे आराम से, राउंड 1-2 में नहीं मिल लेना, पेल देंगे वो हमें। तो अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये वाले 3 टाइप क्वेश्चन है आप इनको बस अभी आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। 1 महीने के अंदर आप भी आराम से, अभी मतलब चिंता नहीं करनी है आपको कि मैं सारे लॉन्ग और कैलकुलेटिव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नए क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आपको वो करने नहीं है, अभी आपको चीज़ें पढ़नी है। पढ़ लीजिए, 4-5 महीने हैं, 1-1.5 महीने बाद इसको ट्राई करते हैं अच्छे से। और अगर बेसिक कवर हो गया है तो और ढंग से अपने पेपर में इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो राउंड 3 भी आप आराम से 2-3 टेस्ट के बाद ही कर लोगे। तो जो ये बॉर्डर वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 95 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के लिए बर्बाद मत करना भाई। ये 5 क्वेश्चन है, अगर आप राउंड 3 में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, अभी लॉन्ग और कैलकुलेटिव में गलतियाँ कर दे रहे हैं,
तो राउंड 1 राउंड 2 में थोड़ा सा एक्यूरेसी हाई रखने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा बेशक लगा लो। यहाँ पे इन 5 क्वेश्चनों की लड़ाई अभी मत करो, अभी 95 में नंबर ले आओ। इनमें अच्छे नंबर आ गए तो मज़ा आ जाएगा। अब मेरा ही देख लो ना, मतलब मैं भी 5 आपको 5 छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, 3 तो मैं भी एकदम ब्लैंक छोड़ के बैठा था, फिर भी 163.5 आ गए। तो मतलब नंबर अच्छे आ जाएंगे 5 छोड़ने के बाद भी। मतलब लिस्ट में मिलोगे आप आराम से मेंस देने के लिए, अगर ये 5 भी छोड़ देते हो तो। और अब एकदम ही वही ईगो चाहिए आपको कि मैं तो 50 में 50 यहाँ पे लाऊं, 50 वहाँ पे लाऊं, 50 यहाँ पे लाऊं, फिर जीके में जो आए वो ले आऊं। तो उस चक्कर में पड़ोगे तो किस्मत ही है, उस पार आओगे या उस पार आओगे। और किस्मत से ज़्यादा आपकी प्रेशर में आपने कैसे हैंडल किया वो सिचुएशन, उस पर डिपेंड करेगी ये चीज़। तो बेसिक नोट्स के बाद ही और कुछ कुछ राउंड्स करने के बाद ही जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो जो ये अभी ऊपर बताया था मैंने मेनली वही है। और हाँ, जो नए बच्चे हो ना उनको मतलब ये वाला थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देना चाहूँगा। अभी आप टेस्ट करोगे ना, मॉक टेस्ट करोगे, आप बहुत विचलित होते रहोगे बार बार, क्योंकि आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कई बार हर टेस्ट में 3-4 कि ये तो अनडूएबल क्वेश्चन है इस लेवल पे, या इवन काफ़ी प्रिपेयर करने के बाद भी ना आपको वो क्वेश्चन अनडूएबल लगेंगे। तो इनसे ना डरना है, ना इनके पीछे भागना है, ना इनकी चिंता करनी है, क्योंकि बस जो भी अनडूएबल क्वेश्चन मिले आपको तो वो देखना क्या वैसे अनडूएबल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ रहा है या नहीं, क्या या सिर्फ मॉक्स में आ रहा है। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर में वैसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो वाला टॉपिक आपको आना चाहिए, वो क्वेश्चन अनडूएबल नहीं है, उसकी आपको ट्रिक नहीं पता है। और अगर वैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं आ रहा है तो मतलब वो मॉक वालों की क़यामत है, उन्होंने ही 1-2 क्वेश्चन बना दिए हैं, मतलब बस बना देते हैं, कई बार डाल देते हैं, तो उसकी चिंता ना करो। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ इसका, कोडिंग डिकोडिंग में तो ये भयंकर करते हैं। 5 वर्ड दे देंगे, मतलब 5 वर्ड दे के उन्होंने क्या कर रखा था, जो पहले 3 वर्ड थे ना जो अल्फ़ाबेट थे उनकी तो पोजीशन ऐड कर दी, और लास्ट के 2 वालों की रिवर्स पोजीशन ऐड कर दी। अब सपना आएगा क्या किसी को ये, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं और आपको लगेगा कि कोडिंग डिकोडिंग ऐसी आएगी। भाई मेरे को कोडिंग डिकोडिंग में मॉक्स ने डराया था, एसएससी कोडिंग डिकोडिंग में इतना नहीं मारती है, थोड़ा बहुत पीटती है, लेकिन वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्रॉस कर देता है, क्रिस क्रॉस कर देता है, मतलब या क्रॉस में अपोजिट करता है, लेकिन ये वाली हरकत नहीं करता है कि 5 दे के 3 में अलग रूल लगा दिया, 2 में अलग रूल लगा दिया। तो फिर मतलब कोचिंग वाले तो ये कई बार क्या करते हैं, 5 दे देंगे, सेकंड जो नंबर है इससे मतलब सेकंड की पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आ रहा है। मतलब काफ़ी आपको अनोखे अनोखे क्वेश्चन मिल सकते हैं मॉक्स में। तो कुल मिला के बात इतनी है, मॉक्स के अनोखे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस ये सीखना है। अगर वो अनोखा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ रहा है तो वो क्वेश्चन अनोखा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में भी कमी है, वो आप फुलफ़िल कर लीजिए। और वो अनोखा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये मॉक्स वाले इन्वेंशन कर रहे हैं, शायद एसएससी इनको कॉपी कर ले कभी फ्यूचर में, लेकिन अभी तो नहीं कर रही है। तो आई होप आप सबने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। तो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मेरी सिली मिस्टेक्स तो काफ़ी हुई थी, तो आपको लगेगा यहाँ पे तो ये 6.5 ही बढ़ा रहा था, तो 163.5 और 6.5 कितने हुए, कैलकुलेट करके बताइए। 170 ही हुए। तो मतलब 170 अभी हो रहे हैं, तो 176 कैसे क्लेम कर सकता कोई बंदा। मतलब मैं 176 भी नहीं, क्लेम तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अचीवेबल 175 है, काफ़ी है। ये मेरी बाकी सिली मिस्टेक्स, मतलब इनका कारण भी एक बार आप जान लोगे तो प्रिपरेशन करने में शायद थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहे आपके लिए। जो ये वाला एक क्वेश्चन था, मतलब बेसिक लो है, मतलब केमिस्ट्री का बेसिक है, पढ़ना प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आता है, पढ़ा होना चाहिए। मैंने गलती क्या कर दी, मैं ये चार्ल्स को वॉल्यूम वाले में कनेक्ट कर गया और मैं मारता, मतलब मैंने क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, मार दिया। अगर एकदम ही बहुत रैंडम क्वेश्चन है ना और आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। मतलब मैंने पूरा नहीं पढ़ा, चार्ल्स देखा, मेरे को लगा ये वॉल्यूम वाला है,
मतलब चार्ल्स दिखा, वॉल्यूम दिखा, मार दिया, ये नहीं देखा क्वेश्चन क्या था। ये एक पाला डायनेस्टी, मतलब पाला डायनेस्टी में तो मेरे क्वेश्चन ये तीसरी बार गलत हुआ है। मैं बैठ के पाला को पढ़ रहा हूँ, मतलब मेंस में क्वेश्चन आया था 2020 में, पाला डायनेस्टी और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, वहाँ पे मैंने काफ़ी गंदा लिखा था। मेरा ये यूपीएससी का एपीएससी वाला क्वेश्चन आया था, वहाँ पे भी पाला का कुछ क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने आंसर धर्मपाला मारा था, बल्कि आंसर धर्मपाला था नहीं, और यहाँ पे भी मैंने फिर से धर्मपाला मार दिया। तो जो आप मतलब ये जो बेसिक गलतियाँ ना, ये नहीं करनी है आपको। और मैंने एक बेसिक गलती में ये क्या किया था, मतलब परमार सर के नोट्स तो पढ़े थे, लेकिन सिर्फ एक ही बार पढ़े और वो भी पूरे नहीं पढ़े और रिवाइज नहीं किए। तो जीके में मतलब बाद में भी थोड़ा बहुत मैं अपना बताने वाला हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की जीके में और क्या मैंने ठीक किया है। लेकिन अगर अभी के लिए जो नए स्टूडेंट है CGL 2024 वाला देख के घबरा रहे हैं कि जीके का क्या करे क्या करे क्या करे, भाई परमार सर से ही पढ़ो, अभी वही कराएंगे, उनके नोट्स अभी भी बेस्ट है। बस हमें वो नोट्स ध्यान से पढ़ने हैं और उन पे बिल्डअप करना पड़ेगा, वो बाद की बात है। लेकिन अभी औरों की बात सुन के कि जीके तुक्के वाली है, तुक्के से हो रही है, जिसके अच्छे आया है या बुरे आया है, मतलब मेरे भी मैं बता नहीं रहा हूँ अच्छे या बुरे हैं, लेकिन ये बता दे रहा हूँ पढ़ना परमार सर से है, उनके नोट्स पढ़िए और उस पर बिल्डअप करने के लिए तैयार रहिए। बस ये नहीं करना है कि जो उन्होंने पढ़ा दिया सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और अपना दिमाग लगाइए। लेकिन बेस अगर आप यूँ सोचोगे कि मैं बेस ही और कहीं से बना लेता हूँ, तो कंपटीशन से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। ये एक और गलती जो मैंने की थी, मतलब चेस मेरी हॉबी है, मैंने काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी किया था, चीज़ भी पढ़ी थी, बस पता नहीं विजय लक्ष्मी मेरे को दिखाई नहीं दिया या मैं अंधा हो गया था, मैंने हरी के द्रोणावली मार दिया। ऑल्दो चारों के बारे में पता है, और अभी गुकेश का टूर्नामेंट हो रहा था तो अच्छे से फॉलो भी कर रहे थे उसको, तानिया ने कमेंट्री की थी, और वैशाली का मैच चलता रहता है। तो मतलब कुल मिला के चेस को मैं पूरा फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी गलती कर दी मैंने। और जो ये वाली एक सिली मिस्टेक थी, मतलब ये पीछे काउंट नहीं किया ना, हाँ पीछे काउंट नहीं किया है, तो ये मेरे थोड़े ये नंबर, और हाँ एक ये वाला, मतलब ये सब्सटीट्यूट वाला, ये फंडा मेरे को अगर मैं ध्यान दे लेता तो ये क्वेश्चन भी, मतलब क्वेश्चन बहुत आसान था, बस ये ध्यान नहीं दिया मैंने, तो ध्यान देनी चाहिए चीज़ें। तो यहाँ पे 12.5 नंबर, मतलब 12.5 और 6.5, मतलब 19 नंबर आराम से इम्प्रूव हो सकते थे। तो ये मेरे नंबर आए थे। अब 19 है, इम्प्रूव तो हो सकते थे, अब 19 के 19 ही पेपर में मेरे को इम्प्रूव करने थे। ये तो होता नहीं है कि जितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं सारे इम्प्रूव करने होते हैं। तो अगर 19 में से अगर माने भी 11.5 भी मैं ठीक कर देता तो 175, मतलब ये स्कोर तो काफ़ी अचीवेबल था। और हमारा टारगेट भी अभी यही रहेगा, जो नया एस्पिरेंट है एकदम ट्राई कर रहे हैं चालू करने की, तो अभी आप 160 को माइंड में लेके चलिए, आराम से हो जाएगा। जो बॉर्डर लाइन वाले हमारे भाई है, जो अटक गए थे थोड़ा बहुत आगे पीछे रह रहे हैं, आप 170 टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो भी टारगेट है, याद क्या रखना है, ये जो रूल्स है ना, एंड आई होप कि आपने ना ये चीज़ें लिखने की ट्राई की होगी, ताकि ये चीज़ें आप अपने पेपर में, एक तो पिछला जो पेपर है उसमें जाके प्लीज़ देख लेना, क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। और जो अभी पेपर करोगे ना, पेपर करने के बाद आधा 1 घंटा लगेगा एट मैक्स, उसमें ये चीज़ें लगा के देखना, वरना क्योंकि बगैर एनालिसिस के अगर पेपर कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक 4-5 कर लो, मॉक्स की स्पीड बन गई, स्पीड बनना ज़रूरी है, पेपर में भी स्पीड चल पड़ी और अटके नहीं तो नंबर आ जाएंगे, लेकिन गलती से अटक गए ना तो छोड़ नहीं पाओगे। तो जो ये अभी बेंचमार्क था 160 170, किसी का मन करे 180 रख लो भाई, और कोई 200 भी रख सकता, मतलब इच्छा अनुसार है। 160 ठीक ठाक है अभी के लिए। हाँ, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको, मतलब अगर उनको ये कन्फ्यूजन है कि अभी हम कहाँ से क्या क्या पढ़े, तो या जो भी ये टाइमिंग बताई है ये हम कैसे कैसे प्रैक्टिस करें, क्या हर बारी हमें मतलब एक फुल लेंथ टेस्ट ही लगाना पड़ेगा ये प्रैक्टिस करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। आप ना सेक्शनल PYQ में, मतलब सेक्शनल पेपर होता है 2022 और 2023 वाले,
तो आप एक सेक्शन उठाइए रीजनिंग का और उसमें ये लगा लीजिए। मतलब रीजनिंग वो 15-18 मिनट जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देते हैं, तो रीजनिंग में राउंड 1 कीजिए, राउंड 2 कीजिए, सांस लीजिए, अपनी गलतियाँ देखिए, फिर राउंड 1 कीजिए, राउंड 2 कीजिए। मतलब 2 टेस्ट रीजनिंग के लगा लो और 2 टेस्ट क्वांट के लगा लो। तो आप सेक्शनल में भी ये टाइमिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनको ये डाउट रहेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर बता दो दिया, करे कहाँ से। देखो प्रीवियस ईयर पेपर में ना करते हुए एक बात का ध्यान रख लेना, 3 साल के पेपर है, तीनों पेपर में ये मत करना कि 2024 में आप FLT भी कर रहे हो, सेक्शनल भी कर रहे हो और सब्जेक्ट वाइज भी कर रहे हो। उसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, तो आपको एक तरीके से आंसर याद होंगे काफ़ी क्वेश्चनों के, तो ना कन्फ्यूजन होगी। जिस क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड लगने चाहिए थे वो आप 5 सेकंड में मार के निकल जाओगे, वो चीटिंग होती है, वो नहीं करेंगे हम। आप क्या कर सकते हैं, 2022 वाले इसको तो आप कर लीजिए चैप्टर वाइज के लिए, पिनैकल पे मिल जाएगा, अगर कोई पेड वाला लेना चाहे तो ऑनलाइन है, टेस्ट रैंकर पे भी शायद ऐसा हो, या और कोई साइट अवेलेबल हो तो वहाँ पे देख लेना। मैंने पिनैकल का सब्सक्रिप्शन लिया था, उनका मेरे को बेस्ट लगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे से सेग्रीगेशन दे रखा है ये। तो सब्जेक्ट वाइज के लिए तो आप 2022 का कर लीजिए। जो ये सेक्शनल वाला PYQ करना आपको क्वांट और रीजनिंग का, इसके लिए 2023 वाला डिसाइड कर लो, और जो FLT करने हैं उसके लिए 2024 वाले कर लो। तो इससे काफ़ी ठीक रहेगा, प्रैक्टिस करते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे जो भी रूल्स हैं, मतलब जितना मतलब डिस्कस किया है, अगर एक स्लाइड में कोई प्रोवाइड करना चाहे तो ये मतलब मैंने लिख के दे दिया है। आप भी ऐसे कुछ जैसा मन करे वैसा लिख लेना, लेकिन लिख ज़रूर लेना, क्योंकि वो लिख के खुद को बार बार बताते रहेंगे ना, तभी जाके फाइनल प्रेशर में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी एक और चीज़ है, जैसे सिलेक्टेड टॉपिक्स, मतलब मैंने अपने लिए कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो मेरे को लगते थे मैंने सिलेक्ट कर लिए, आप भी अपने सिलेक्ट कीजिए। बस ध्यान क्या रखना है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिलेक्ट करते हुए रिलाई ऑन प्रीवियस ईयर पेपर, नॉट हार्ड मॉक्स। मैंने ये गलती की थी अपनी प्रिपरेशन में, मैंने कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिलेक्शन में मॉक्स पे थोड़ा सिलेक्शन कर लिया था, कुछ कुछ मॉक्स भी करता रहता था मैं बीच में, और मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया एकदम स्टार्टिंग में कि क्या मैं मॉक्स से अपने ये क्वेश्चन सिलेक्ट करूं या प्रीवियस ईयर पेपर से। तो PYP से सिलेक्ट कीजिए, लेकिन मॉक्स में भी अगर करने का मन हो तो बी अवेयर कि मॉक्स वाले क्या करते हैं, आसान टॉपिक को भी अननेसेसरी एकदम गंदा बना के डाल देते हैं कई बार, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऑप्शन से हिंट लेना, इस पे कभी बाद में करेंगे। तो अब मतलब इतने ये लेयरिंग करके ऐसे ऐसे चीज़ें बता रहे हैं, तो मतलब मेरे को क्या लगता है, अगर आप ऐसे प्लानिंग करते हैं ना, एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है कि आप ना चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, स्मार्ट फीलिंग आती है कि हाँ भाई मैं अवेयर हूँ कि पेपर में मेरे को क्या करना है। और जो न्यू एस्पिरेंट है ना, इनको अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो ये वाली बात है, ये बात सब लोग डिस्कस करते भी रहते हैं और अलग अलग जगह पे मिलती भी है ये, लेकिन ये वाली चीज़ें आप फोकस करोगे 2-3 महीने बाद। अगर आप अभी प्रिपरेशन में इसको ध्यान से ना देखोगे तो ये वाली चीज़ें आपका करने का मन करेगा 2-3 महीने के बाद। तो अगर आप अभी से इस बारे में अवेयर है और थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। तो इसलिए सोचा मैंने कि सबसे पहले यही बताना चाहिए, क्योंकि पुराने वालों को तो पता ही है, नए वाले बाद में आके फिर उनको काफ़ी एकदम ऐसी फील्ड मिलती है कि एक्सपर्ट मिल गए खिलाड़ी और नंबर नहीं लगा। और ये वाली प्रैक्टिस करके ना एकदम मतलब एग्ज़ाम में ना आप नर्वस नहीं रहोगे। आपको पता है कि आपने ये रूल बना रखे हैं, क्वेश्चन में अटक रहे हो तो आप छोड़ के चले जा रहे हो। और जब आपको पता है ना कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तो एक काम माइंड के साथ पेपर कर पाओगे कि टफ क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ दूंगा, वो क्लैरिटी है आपके लिए। तो अभी ट्राई करते हैं कि आप भी एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और अगर ये ठीक लगा हो तो ये वाले आइडिया है ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए। मतलब कई बार क्या होता है, हम चीज़ें अकेले करते रहते हैं, हमें आइडिया नहीं लग पाता कि चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्या ठीक हो रही है। जो भी आप 1-2 आइडिया पेपर करते हुए सीखो, तो जस्ट ट्राई टू डिस्कस देम विद योर फ्रेंड्स। तो इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि आपको कि क्या आपने ठीक सोचा है या नहीं। कई बार आप ना गलत सोच लेते हो और आपका फ्रेंड आपको करेक्ट कर देता है। मतलब एटलीस्ट 1-2 ऐसे फ्रेंड रखिए
जिनके साथ आप ये डिस्कस कर पाओ। मतलब मेरी भी स्ट्रैटेजी में, मतलब मेरी भी प्रिपरेशन में थे फ्रेंड्स ऐसे, हम काफ़ी डिस्कस कर लेते थे, तो उनके भी नंबर ठीक ठाक ही आए, मेरे से तो काफ़ी अच्छे ही आए हैं। और अगर ये हेल्पफुल लगाओ तो आप भी ट्राई कीजिए औरों की हेल्प करने की, अच्छा लगता है। अगर इसके अलावा आपको और कोई वीडियो वगैरह चाहिए या कोई डाउट हो तो देख लेना, कमेंट में बता देना। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा लोग ये वीडियो देखने वाले हैं यहाँ तक, लेकिन अगर देख लिया तो आपने यहाँ तक थैंक यू। अगर आप प्रिपरेशन में एकदम नए हैं या इवन इम्प्रूव करने वाले हैं तो एक मेरी फ्रेंड का चैनल है, प्लीज़ जाके देखना, काफ़ी अच्छा काम कर रही है वो, और लोगों की हेल्प करने की ट्राई कर रही है एक तरीके से फ्री में। तो प्लीज़ एक बार प्लीज़ यहाँ पे इसका चैनल देखना, आई एम श्योर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको रिसोर्सेज का भी थोड़ा आइडिया लगा रहेगा कि कहाँ से क्या क्या करना है, और जो ये वाली बात बताई ना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसका आपको आइडिया मिलेगा कि क्योंकि उसमें 5,000 6,000 जितने भी बच्चे हैं सब आपस में एक दूसरे को देख के लर्न कर रहे हैं। और अगर आप यही चैनल वाले बच्चे हो और मतलब कोमल के साथ कनेक्टेड हो तो उसको थैंक यू बोलो जाके। तो अब ये पूरा करने के बाद मतलब अगर यहाँ तक मेरे को लगता है 2% लोग ही वीडियो के इस पार्ट तक आओगे, 2 भी ज़्यादा बोल दिया है। अगर आ गए हो तो थोड़ा सा वैसे चिल मारने के लिए थोड़ा सा डिस्कशन, अगर ये बोरिंग लगे तो थोड़ा 2x पे करके सुन लेना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपने मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, क्या आएगा मेरे को नहीं पता। अभी थोड़े दिन बाद ही मेरा IBPS PO का इंटरव्यू है। जिन फ्रेंड के साथ मैंने ये डिस्कस कर रखा है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है मैं मेंस में क्या करके आया था, तो प्लीज़ किसी को मत बताना। और जो ये वाला डिस्कशन है ना, मतलब इस तरीके का, अभी तो मैंने ये थोड़ा ट्राई किया है कि मैं ऑनलाइन अपना आइडिया कन्वे कर पाऊँ, लेकिन सेम टाइप के डिस्कशन मतलब मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स के साथ किए हैं, जिनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। उन्होंने मुझसे सीखी, मैंने उनसे सीखी। सिविल सर्विसेज में ये काफ़ी करते थे। अभी यहाँ पे भी SSC में भी 2-3 फ्रेंड मिले हैं जिसके साथ बैठ के ही अच्छे से हमने डिस्कशन किया है। तो हैविंग गुड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 3-4 ज़रूर होने चाहिए, 2 तो एकदम मस्ट है, जिसके साथ आप अपनी सारी फीलिंग, सारी प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रेशर आता है ना वो शेयर कर पाओ। वरना कई बार अपना प्रेशर अंदर घुटता रहता है, वो हरकत मत करना। पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर लो, एकदम चिल पेरेंट्स हैं मेरे, तो मैं तो कर लेता हूँ, आपके भी होंगे, आई एम 100% श्योर। वरना फ्रेंड्स भी रखना जिनके साथ ये शेयर करो। तो मेनली आइडिया जो स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब मेरा मेन आइडिया क्या है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग यूजफुल फ्रॉम IIT टू SSC वाया UPSC। तो अगर इस स्टार्टिंग में देखें, स्टार्टिंग में था थोड़ा सा ये रहा, तो मतलब JEE की तैयारी करके एकदम ऑब्जेक्टिविटी आई थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की आदत लग गई थी, MCQ प्रैक्टिस करने में मज़ा आता था। IIT में जाके एकदम चिल लेना आया कि हाँ भाई कोई भी दिक्कत है चिल मारो, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक। UPSC में जाके किसी भी टॉपिक की एकदम इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करते हैं या करनी चाहिए हमें, उसका एक माइंडसेट डेवलप हुआ। और ये पेपर डिकोडिंग, मतलब SSC वाले में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही लगी है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स ना फेस करते हैं कि वो पेपर करते रहते हैं, लेकिन जो ये डिकोडिंग वाला है ना, ये वाला कल्चर SSC में इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पे स्पीड वाला गेम है, मानता हूँ स्पीड का गेम है पूरा, लेकिन पेपर करने के बाद ना आपको वो एनालाइज करना आना चाहिए। तो अभी मैं प्रीलिम्स के लिए तो है अपना 4-5 महीने आराम से, थोड़ा सा टाइम इसको दे दीजिए, बहुत हेल्प करोगे खुद की और बाकियों की भी बाद में डिस्कस करके। तो मेन आइडिया यही है, एक सिंथेटिक अप्रोच लानी है जहाँ पे हमारा फोकस सिलेबस पे हो। ये बात ध्यान से सुनना, बेशक आप नए एस्पिरेंट हो या पुराने हो,
कितने लोगों ने खुद से नोटिफिकेशन में एसएससी का सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट करा रखा है? अगर आप बॉर्डर वाले बच्चे हो जो एकदम बॉर्डर लाइन पर स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट टाइम, खुद से बताना कि आपने उस सिलेबस को डाउनलोड किया हुआ है। एक बार डाउनलोड करके देखो, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिख रखी है साफ साफ। तो कई बार आप ना टॉपिक के लिए कंफ्यूज हो जाते हो कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। जैसे 3D में, मेंजुरेशन में लगता है प्रिज्म पढ़े, पिरामिड पढ़े, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है, बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर पेपर सब कोई करता है, आप कोई भी बुक कर लो, हर बुक में भी प्रीवियस ईयर पेपर है। ब्लैक बुक हो गई, प्रीवियस ईयर पेपर है। परमार सर प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे से करा रहे हैं भाई, वो देख लो भाई। मतलब कुल मिला के आइडिया है प्रीवियस ईयर पेपर का करने का। तो नए एस्पिरेंट अगर आप इस बात में अवेयर रहोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट 3 साल के आपको कैसे करने हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो ये 1 घंटे का खेल है, मतलब प्रीलिम्स 1 घंटे का खेल है और मेंस भी 1 घंटे का खेल बन गया अब तो ये खेल आपको बार बार खेलना है, खेलते रहना है। इसके अपने रूल बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है और वो अलग अलग मतलब प्रेशर वाली कंडीशन में प्रैक्टिस करनी है। लाइक आप क्या करो, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, अभी जो मॉक करोगे ना आप कर रहे होगे, मतलब टेबल पे बैठ के कर रहे होगे, लेकिन माउस की जगह आप ये माउस पैड का इस्तेमाल कर रहे होगे, स्क्रोलिंग वाला नहीं करते होगे। तो जब भी आप ये 1 घंटे का गेम खेलो, ट्राई करो एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में खेलो। चेयर टेबल पे बैठ के माउस से ही ऑप्शन फिल करने हैं, क्लिक करना है, माउस पैड पे क्लिक नहीं करना। कई लोग टैबलेट पे करते हैं। मतलब जो पेपर में कंडीशन होने वाली है ना, ये 1 घंटे का जब भी करो पेपर लाइक कंडीशन में ही करो, उसके अलावा ना करो। और मॉक्स है मतलब ज़रूरी है, लेकिन कितने ज़रूरी है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा। तो उसका आंसर पाने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से प्रैक्टिस किए होने चाहिए आपको। तो इसके बाद भी अगर मतलब कुछ आइडिया रहेंगे वो बाद में कभी करते हैं डिस्कस, टाइम निकाल के। तो मेनली तो भी यही आइडिया था। आई होप मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो आइडिया थोड़ा पास हो पाया हो और आपने ये चीज़ें लिखी हो। अगर चीज़ें ठीक लगी है तो मेरे को भी बताना। अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ प्लीज़ मेरे को बताना। ये चैनल ज़रूर देख लेना भाई जाके। अच्छा हाँ, ये रिजल्ट है, अभी पता नहीं कैसे 2-3 दिन पहले आ गया है। तो अभी इंटरव्यू की भी करेंगे तैयारी। 16 तारीख को मेरा इंटरव्यू है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो मतलब 16 तारीख को इंटरव्यू, पढ़ते हैं बैठ के थोड़ा सा। तो एकदम यही अंत है अभी के लिए। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वो भी बताना, कुछ इम्प्रूव कर सकूँ मैं वो तो डेफिनेटली बताना। प्लीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए बता देना। पहली बार वीडियो बनाई है मैंने। तो थैंक यू वेरी मच।